जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत हम राग दरबारी उपन्यास का वाचन कर रहे हैं और ये उसकी अगली कड़ी है, 30वां अध्याय। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि वैद्य जी की बैठक से लगभग 100 गज की दूरी पर एक छोटा सा मैदान था जिसमें कुछ एक नीम के पेड़ थे जिनके ऊपर सैकड़ों टूटे टीटे किया करते थे। अभी कुछ दिन प्राइमरी स्कूल के एक उत्साही अध्यापक ने वहाँ कुछ लड़कों को इकट्ठा करके कवायद करना और कबड्डी खिलाना शुरू किया था और वैद्य जी का ख्याल था कि इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है। पर चूंकि वो अध्यापक रामादीन भीकम खेड़वी का गुट का था, इसलिए बैस जी ने अपना ख्याल अपनी बैठक में प्रकट करके बात वहीं समाप्त कर दी। वहीं सप्ताह में एक बार स्थानीय बाजार भी लगता था जिसमें साग सब्जी बिकने आ जाती थी और कभी कभी अचंभे के बच्चे जैसा गेहूं का एक दुर्लभ बोरा भी फुटकर बिकता हुआ दिख पड़ता था। मतलब वो जो इनके यहाँ पे बैठक था, उसके पास जो मैदान था वहाँ पे ये सारी गतिविधियां होती थी। अब क्या हुआ कि सनीचर वहाँ का शिवपालगंज का प्रधान बन गया है। उसके बनने के बाद जो है उस मैदान के एक कोने पर लकड़ी का एक केबिन खड़ा किया गया और वहीं पे परचून की एक दुकान डाल दी गई। ये काम वो प्रधान बनने के पहले क्यों नहीं कर सका, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रधान बनने के बाद ये चीज हुआ। होली के 15 दिन पहले वह दुकान खुली और उसकी उसने बद्री पहलवान की खुशामद करके उसे उद्घाटन भी करा लिया। उद्घाटन का समारोह सादा पर शानदार था। छोटे पहलवान अपने दो एक साथियों के साथ दुकान खोलने के समय आ गए और लकड़ी की एक टूटी फूटी बेंच पर बैठ गए। छोटे ने दुकान से गुड़ का एक ढेला उठा लिया और अपने साथियों से उसे बांट कर खाना शुरू किया। बद्री चुपचाप जनता के आने का इंतजार करते रहे। जब जनता के नाम पर 10-5 निकम्मे वहां टहलते टहलते आ गए तो बद्री ने एक संक्षिप्त और सारगर्भित भाषण दिया कि शनिचर का दिन रात निठल्ले बैठे रहना ठीक बात नहीं है। दुकान खुल गई, ये सीधी राह चलेंगे तो कुछ दिनों में आदमी हो जाएंगे। सनीचर ने अपने हिसाब से दुकान को काफी सजा बजा दिया। लकड़ी की दीवार के एक और किसी कमर कस लड्डू का विज्ञापन, दूसरी ओर बड़ा भारी पोस्टर अधिक अनुपजाऊ वाला लगा था जिसकी जिक्र पहले ही हो चुकी थी। बाकी जगह में किसी बुढ़िया द्वारा आविष्कृत काजल का और दांत खास दमा आदि की दवाओं और एक खास किस्म की बैटरी और वनस्पति घी आदि का विज्ञापन था। जिन चीजों का विज्ञापन था, दरअसल दुकान में वो कोई चीज था नहीं, बस वो विज्ञापन में था। दुकान पर पान बीड़ी से लेकर आटा दाल चावल गरम मसाला सब कुछ था जो खुलेआम खरीदा और खाया जाता है। ये तो राजनीति का वो पहलू था जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है। इसके बाद वो भी पहलू आता है जो पार्टी की बैठकों में गुप्त मंत्रण के रूप में आता है और जिस सिर्फ विश्वस्त सूत्रों को ही मालूम होता है कि ये भी मिलता है। उसके भीतर वे चीजें आती जो खुलेआम खरीदी तो नहीं जाती पर खाई जा सकती है। इस कोटी के माल में बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ थी जिनका उद्गम स्थानीय अस्पताल के स्टोर में था। इन्हीं में से पाउडर वाले अमेरिकी दूध के डब्बे थे जिनका उद्गम स्थानीय प्राइमरी स्कूल में था। इस तरह के पदार्थों में कुछ वे पदार्थ भी आते थे जो सिर्फ छिपा कर खरीदे जा सकते थे और छिपकर ही इस्तेमाल। इनमें गांजा भांग और चरस भी था। अफीम के बारे में सनीचर ने कोई उत्सुकता दिखाई नहीं, क्योंकि गांव में अफीम का छिपा कारोबार करने का एक अधिकार जो है वो रामादीन भीकम खेड़वी खुद ही ले रखा था। होली आते आते सनीचर की दुकान को सरकारी मान्यता भी मिल गई। वहां शक्कर भी बिकने लगा जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो परमिट पर मिलती है, पर ये मशहूर नहीं था कि परमिट कहाँ से मिलता। होली के दिन से वो कच्ची शराब भी वहां बिकने लगी जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें पानी नहीं मिला होता था, जबकि सरकारी लाइसेंस वाली दुकान की शराब में ये विशेषता नहीं थी। दुकान के इस टुकड़े का उद्घाटन जोगनाथ ने किया था। शाम को अंधेरा गिरते ही दुकान के आगे बड़ी बेंच पर एक छोटी सी शीशी हाथ में उछालते हुए उसने भी एक संक्षिप्त भाषण दिया था। वारे सनीचर बर्फस दुर्फम की करफस है। प्रधान ने इस पर यह व्यवस्था भी दी कि जो लेना हो चुपचाप ले लो और जाकर अपने दरबे में घुस जाओ। दुकान जो था वो लकड़ी के एक बड़े तख्त पर थी और उसके अंदर सिर्फ सनीचर के ही बैठने की जगह थी। फिर भी हैसियत बढ़ाने के लिए ऊपर लिख दिया गया था, अंदर बताओ। ये इबारत स्थानीय पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर लटके हुए साइन बोर्ड से उधार ली गई थी। किसी लड़के ने शिवपालगंज में ऐसी अमौलिक बात हो जिसके विरोध में एक संशोधन कर दिया। संशोधन केवल औपचारिक था, अंदर बताओ की मत को उसने मुंह बना दिया। इस दुकान को अपने अपने ढंग से सभी के आशीर्वाद मिल चुके थे। बद्री, छोटे पैची, प्रिंसिपल साहब सभी आकर उसे आशीर्वाद दे चुके थे। प्रिंसिपल तो एक सुझाव भी दे गए थे, कुछ जगह निकल आए तो कॉपी किताब कागज पेंसिल भी ले लेना और वो भी बेचना शुरू कर देना। कोऑपरेटिव का नया सुपरवाइजर ये बता गया था कि दुकान की इमारत ठीक से बन जाए तो इसे कोऑपरेटिव स्टोर समझकर चलाना। सनीचर ने जवाब में कहा था, तुम अभी से इसे कोऑपरेटिव स्टोर क्यों नहीं बना लेते? कोऑपरेटिव की लाखों रुपए की इमारतें बनती है, इसी मोहल्ले में कोऑपरेटिव स्टोर की इमारत भी बनवा देना। सुपरवाइजर ने जवाब दिया, स्टोर की इमारत भी क्या है, 4 दीवारें उठाकर ऊपर से छत डाल दो, इमारत हो गई, कौ तो कल बन जाए। पर पैची कह रहे थे कि तुम पंचायत घर बनवा रहे हो, उसी में स्टोर भी निकल आएगा। सनीचर ने प्रधान के रूप में बुनबुनाना शुरू किया, वैद महाराज का यही काम है, बस गड़बड़ है, किसी को नहीं तो कह नहीं पाते, मुझसे ही कह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब से कह रखा है कि पंचायत घर कॉलेज के पास बन जाएगा और जरूरत हुई तो दो एक दर्जे उसी में बांट जाएंगे।
बद्री पहलवान से कहा कि सनीचरा के कहीं वहीं पे बैठने लेटने का इंतजाम हो, तो दिन रात पंचायत ही का काम देखे। अब तुम ही कहो, पंचायत घर की इमारत ना हुई, काती की कुतिया हो गई। पहले से ही 1000 लोग उसे घेरने को बैठे हैं। बाजार नहीं लगा और भिखमंगे पहले ही आके बैठ गए। सुपरवाइजर ने कहा, तो बैद जी से ही बात कर लो, या मैं ही कर लेता हूँ। बात करने से ही होगा ना, उनकी हर बात हमारे लिए हुक्म है। दुकान को लेकर किसी को विरोध हुआ तो रंगनाथ को। उद्घाटन के दूसरे दिन उसने शनिचर को दुकान पर बैठे देखकर कहा, अच्छा नहीं लगता। देखे जाओ रघुनाथ बाबू, कुछ दिन में अच्छा लगने लगेगा। पहले राजा महाराजा तभी तालुकेदार का जमाना था, अब देख रहे हैं दुकानदारी का बोली इस वक्त भी है। अरसास की इस बहस में बिना पड़े हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो शहर में जैसे चलन है उसकी बात कर रहा था। तुम यहाँ सिपालगंज में पड़े पड़े अपने को बड़ा चंड समझते हो, पर वहाँ तुम्हारे भी चचा रहते हैं। जानते हो, वहाँ का चलन है कि जिसके हाथ में ओहदा हो वो खुद व्यापार नहीं करता। व्यापार करने के लिए भाई भतीजों को लगाने का चलन है। वे मुंह लटकाकर व्यापार करते रहते हैं, राजनीति के चक्कर में अपना समय नहीं खराब करते। जिसके हाथ में होता है वो उनसे अलग रहकर चुपचाप अपना ओहदा संभाले रहते हैं। चाहे चुंगी का चुनाव हो, चाहे स्लिम मिली का, चाहे हर एक के चुनाव के बाद लड़ाई के तके तकाए भाई भतीजे बेचारे वही कोने में बैठकर इसी तरह चुपचाप व्यापार देखते हैं। तभी इन बेचारों के दुश्मन निकल आते हैं। कोई कहता है कि ओहदे वाले ने उस फॉर्म को इतना ठेका दिला दिया और अपने भतीजे का इतना फायदा करा डाला। तुम अखबार पढ़ो तो देखोगे इस तरह की बातों से कागज घना रहता है। तब ओहदे वाले अकड़ कर कहते हैं कि हम क्या जाने, हमसे क्या मतलब, किसी ने किसी के हाथ कुछ किया होगा। हम तो चुपचाप देश सेवा कर रहे थे। तुम लोगों को किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो जो कुछ मन में आवे वो करो, हमें क्यों छेड़ते हो। ओहदेदारों की तरफ से दूसरी बात कहने वाले भी कई लोग निकल आते हैं। कोई पुकार कर कहता है कि कहाँ जाए बेचारे भाई भतीजावाद। अगर उनका भाई भतीजा ओहदेदार है तो क्या वे भूखे मर जाएं? किस कानून में लिखा है कि वे बेचारे कारोबार तक ना करें। कुछ लोग जरा और जड़ तक पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि तुम इसे भ्रष्टाचार कहते हो, इसकी जांच करना चाहते हैं, करा लो, पर ये पहले ही तय है कि भ्रष्टाचार कहते किसे है। आओ हम ये सब बातें भूल कर पहले भ्रष्टाचार की परिभाषा ही तय कर लें। सनीचर ने कहा, बड़े साले मस्खरे हैं, सरासर बेईमानी करते हैं और पकड़ा जाए तो कहें बताओ बेईमानी क्या चीज है। कम से कम गजों में तो ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा। रंगनाथ ने कहा, अखबारों में जो पढ़ता हूँ वही बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि दुकान के झमेले में खुद ना पड़ो। किसी भतीजे को बैठा दो, उसी को दुकान चलाने दो, मौके पर ये कहने को रहे कि हमसे क्या मतलब। सनीचर कुछ देर सोचता रहा, बोला, मेरा कोई भाई भतीजा तो है नहीं, मेरे तो जो कुछ है आप ही लोग हैं। तो तुम्हें प्रधान बनने की क्या जरूरत पड़ गई, अपना पेट तो ऐसे ही पाल लेते। प्रधान कौन साला बनता है। सनीचर ने जोर से रंगनाथ की बात काटी। हम तो बैद जी के प्रधान यानी बैद जी को ही प्रधान मानते हैं, बस प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। समझ लो ये दुकान उन्हीं की है, बैठ मैं रहा हूँ, समझ लो मैं उन्हीं का सिकनी हूँ। आखिरी बात बड़ी भक्ति के साथ कही। रघुनाथ को विश्वास हो गया कि ये सच है। ये हमारी परंपरा है। रामचंद्र की खड़ाओं पूछकर भरत ने उनके नाम से 14 साल हुकूमत चलाई। ये भी वही कर रहा है। उसने कहा, शहर में शिकमी के बाद 10 शिकमी का भी चलन हो लगा। आराम से रहना चाहते हो तो कोई 10 शिकमी ढूंढ लो। चारों लड़के ही लड़के फैले, उनके सारे नाक में दम है, सोना हराम है। यही अपने गांव को देखो, उधर मैदान में कितने लड़के धूल में पड़े हुए चींची कर रहे हैं। इतनी धूल उड़ा रहे हैं जैसे जमीन को ही खत्म कर देंगे। सब निहायत गंदे हैं। सबकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी और ट्रेकोमा है। सबको आंख की बीमारी होती है, ट्रेकोमा। सभी की पसलियां खाल से बाहर निकली हैं। बढ़ने के नाम पर से पेट बड़ा है, जिगर खराब है। सभी गिगिया कर बोलते हैं। आवाज सुनते ही जहाँ पर रसीद करने का मन करता है। और वहीं भी आप शहर में जाओ तो और भी गड़बड़। कहीं सैकड़ों अंधे ही अंधे घूम रहे हैं, कहीं गूंगे ही गूंगे। एक पुल के ऊपर सड़क के किनारे ऐसे लड़के पड़े पाए जाते हैं जिनके हाथ पांव 2-2 अंगुल के हैं। न जाने कितने कौड़ी हैं। आप खुद सोचिए प्रधान जी, कोई भी देश इतना लड़कों को शिक्षा दे सकता है, उन्हें तंदुरुस्त रख सकता है, उन्हें आदमी बना सकता है क्या? इन्हें ठीक तौर से कब तक रखा जाए, कहाँ तक इनका भला किया जाए? इतने दिन तो किया गया, आप समझते क्या है कुछ कम किया गया? बहुत बहुत किया गया, पर फिर बात वहीं की वहीं, चारों लड़के ही लड़के। कोई करे क्या? इनके कारण कोई योजना तो चल नहीं पाती, हर स्कीम असफल हो जाती है। 1 करोड़ की स्कीम बनाओ तो उसे बैठाल देने के लिए अगले साल तक 1.5 करोड़ की फौज खड़ी हो जाती है। तो क्या किया जाए? किया ये जाए कि सोता ही बंद कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये लड़कों बच्चों की झंझट ही मिटा डालो। लड़के पैदा भी करना हो तो जितना जरूरत हो उतना ही करो। लड़कों की रोकथाम के लिए कई तरकीबें निकली। एक 24-25 साल का शर्मीला नौजवान लगभग 1 घंटे से फर्नीचर की दुकान पर बैठा हुआ भाषण दे रहा था। 4-6 लोग उसकी बात कौतूहल से सुन रहे थे।
उनमें रूपन भी थे। नौजवान का भाषण बहुत ही सभ्यतापूर्ण था, संगत पर सुनने वाले उसे जिस ढंग से समझ रहे थे उसका सारांश ऊपर दे दिया गया था। समझदार लोगों को ये मानने में कोई खास इतराज नहीं था कि लड़के जी का जंजाल है। नौजवान ने इसी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया कि घर में पाव भर खीर बनाई जाए, उससे पति पत्नी हो तो उन्हें आधा पाव मिलेगी। एक लड़का हो तीनों के पीछे छटाक हो जाएगा। पांच लड़के हो तो बात छटाक से तोलो में आ जाएगी और खीर का मजा खत्म। रूपन ने कहा, भाई मेरे तो कोई लड़का है ही नहीं। मैं जानता भी नहीं कि लड़का होता कैसे, पर एक बात समझा दो, लड़के पांच नहीं होने चाहिए, दो तीन बहुत है। पर ये खीर पाव भरी क्यों बनाई है? शेर शेर भर क्यों नहीं बनाते? नौजवान रुपन से बात करते ही चक रहा था, बोला, शेर भर खीर बनाने की हैसियत कितने लोगों की है भाई? तो हैसियत बढ़ाने की बात करो, लड़कों के पीछे डंडा लेकर क्यों पड़े हो? सनीचर ने हाथ उठाकर प्रधान की हैसियत से कहना शुरू किया, आदमी का बदिया करने में कोई हर्ज नहीं, पर मैं बताऊं करना क्या चाहिए। कुछ साल पहले हमारे सिपालगंज में बंदर ही बंदर थे। सारी फसल चौपट हो जा रही थी। बहुत बंदर तादाद में थे, इन लड़कों से भी ज्यादा। गधा लोग सवेरे से गोफना लेकर बाहर निकल जाते और खेतों पर ले करते। फिर क्या था, बंदरों को एक घर में पहुंचा दिया करते, पर फसल नहीं बचती। तब हम लोगों ने पछाड़ से कुछ आदमी बुलाए, वे बंदरों को पकड़ने में उस्ताद थे। कुछ दिनों में सब बंदर पकड़ लिए और यहाँ से हटा दिए। तुम भी वही करो, जितने लौंडे मिले पकड़ पकड़ कर सबको बंद करा दो। गोलीबारी मारने की जरूरत नहीं है। सुनते हैं बंदरों को विलायत भेज दिया गया था। लड़कों को भी जहाज में भरकर वहीं भेज दो, वहीं जाकर रहे, खानदान चलाएं। ऐसे ही सब प्रधान है यहाँ पे गोपालगंज से। रूपन बाबू दूर खड़े थे, बोले, विलायत भिजवाने में कुछ खर्च भी नहीं है। सुनते हैं कि बाहर से जहाजों में गेहूं लद कर आता है, वही जहाज जब लौटने लगे तो लड़कों को भर ले जाए, सारा काम फोकट में हो जाएगा। शर्मीले नौजवान ने थोड़ी देर तक उन सुझावों पर विचार किया, बाद में झेम कर बोला, अरे नहीं, आप लोग मजाक करते हैं। उसने खड़े होकर बड़े आदर से जनतंत्र को, जो इस समय शनिचर के रूप में प्रकट हुआ था, नमस्कार किया और कहा, कल आकर फिर दर्शन करूंगा। सनीचर ने प्रधान वाले लहजे में कहा, बुरा ना मानो भाई, ये गधों के चोचले हैं, कल आओगे तो वैजी के दरवाजे मीटिंग हो जाएगी, सबकी राय वही तो नसबंदी चल निकलेगी। हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, जोरू जाता है नहीं, कहोगे तो हम भी पाबंद हो ही जाएंगे, मौज रहेगी। लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक नौजवान को विदा किया। नौजवान दुखी मन से लौटा। दिन के लगभग 3 बजे थे और लोगों के दरवाजे और रास्ते सुनसान थे। फसल कट रही थी और आबादी का काफी बड़ा भाग खेतों और खलिहानों पर चला गया था। नौजवान प्लेग से मारे हुए किसी वीरान देश में घूमने वाले मसीहा की अदा से सीधी निगाह और सीधी चाल आगे बढ़ता रहा। नौजवान झलमलाती हुई टेरिलिन की बुशर्ट और अफसरी की निशानी पतलून पहने हुए था। गांव का किनारा कुछ दूर रह जाने पर उसने सहसा अनुभव किया कि बुशर्ट ने एक कुत्ते का दिल चुरा लिया। वो भूखता हुआ नौजवान के टखने की ओर बढ़ रहा था। नौजवान लपक कर सामने के मकान की ओर भागा और चबूतरे पर टीन के नीचे खड़ा हो गया। उसने वहीं पास पड़ी हुई अरहर की एक छड़ी उठाई और अभिमन्यु जैसे टूटे हुए रथ का पहिया लेकर खड़े हो गए। वो भी खड़ा हो गया। झपटते हुए कुत्ते की भूख में न जाने कैसा जादू था कि पलक मारते ही चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते। सभी भूख रहे थे, जो भूख नहीं पा रहे थे वो जोश के मारे दुम हिला रहे थे और कमर लपटपा रहे थे। बहुत से पिल्ले अपनी बारीक आवाज में क्यों क्यों करते हुए आसमान को सिर पर उठाकर जमीन पर पटक दे रहे थे। कुछ पिल्ले सामने के पेड़ के नीचे पड़े हुए तिलमिला रहे थे, क्योंकि उनके जिस्म पर बुजुर्ग की संसर्ग से एक खास किस्म की बीमारी फूटी हुई थी और उनके फैमिली डॉक्टर ने शायद उन्हें चलने फिरने से मना किया था। उनके रोए जड़ गए थे और आंख खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। इन यंत्रणाओं के बावजूद अपनी जगह पर वे हिलडुल कर और चीखने की चेष्टा में मुंह फैलाकर वे इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। मकान का दरवाजा खुला और उससे गया दिन बाहर आए। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, बड़ा हल्ला मचा है। इसके बाद अपने दरवाजे पर एक शहरी आदमी की अरहर की दुबली पतली छड़ी हिलाते देख उन्होंने कुत्तों को डपटा। पास के मकान से एक उत्साही लड़के ने निकलकर कुत्तों पर दौड़ और के ढेले फेंके। दुश्मन के पांव उखड़ गए। कुत्ते तितर बितर होने लगे। उनके चौंकने भौंकने की आवाज छिटपुट हो गई। गियादी ने शर्मीले नौजवान से पूछा, तुम कौन हो भैया? इस सवाल का प्रत्येक भारतीय के पास यही एक आसान जवाब है कि बच्चर से अपनी जाति का नाम बता दे। उसने कहा, मैं अग्रवाल हूँ। दीवार के सहारे खड़ी की गई एक चारपाई के नीचे गिराते हुए गियादी ने कहा, बैठो भैया, काम क्या करते हो? उसने कहा, नौकरी में हूँ। गियादी ने लड़के के मुंह को गौर से देखा। उस पर जेब के निशान थे, पर कुल मिलाकर वो सुंदर था। उन्होंने कहा, कैसे आए यहाँ पे? जवाब में लड़के ने रुक रुक कर कहा, मैं आए दिन पैदा होने वाली लड़कों के बारे में बोलना शुरू किया था। कुछ देर बाद कयादीन को आभास मिल गया कि दूसरे लोग लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस नौजवान का व्यवसाय है कि उन्हें वैसा करने से रोके। उन्होंने नौजवान की तनख्वाह के बारे में एक सवाल किया और फिर इस ताज्जुब में चुपचाप होकर बैठ गई कि बच्चे की रोकथाम पर सिर्फ भाषण देकर कोई अपना पेट पाल सकता है। सहसा उन्होंने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा, एक भी नहीं, मेरी शादी ही नहीं हुई। गियादीन ने अब दिलचस्पी के साथ उस नौजवान को नीचे से ऊपर देखा। एक बार फिर पूछा, तुम वैस अग्रवाल हो? उसने सिर हिलाकर इस सम्मानसूचक विचार की पुष्टि की। तब गयादीन चारपाई पर धीरे से उमस कर उसके पास खिसक आए। उन्होंने नौजवान से उसके घर का पता पूछा।
जो कि पास के शहर में ही था। फिर उन्होंने उसके बाप का नाम पूछा, जो एक जाने पहचाने हुए व्यापारी निकले। फिर उनका हालचाल पूछा और उन्हें मालूम हुआ कि बहुत से छोटे व्यापारियों की तरह वे भी एक छोटे-मोटे नेता हो गए हैं, जिनका प्रमाण ये है कि उनके लड़कों को नौकरी करने के लिए उनके घर से बहुत दूर ना भेजकर 15 मील के फासले पर तैनात किया गया है। फिर उसके भाई और बहनों का हाल पूछा तो पता चला कि बहन की शादी एक अमीर सेठ से हुई और नौजवान का बहन भाई कलकत्ते का रईस है और उनका छोटा भाई अपनी बहनोई के साथ कारोबार में है। फिर कुछ और पूछताछ करने पता चला कि उस अमीर सेठ की ये तीसरी शादी है। फिर जब गैदी ने घूम फिराकर बात पूछ ही ली कि तुम्हें शादी करनी है कि नहीं, तो उसने कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि इसी साल करनी है। गैदी ने अंत में नौजवान से कहा, देखो भैया, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम तो सिर्फ बीए में लड़की को छोड़कर कहीं और ब्याह करोगे नहीं। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार कर लाई गई लड़की से करता है, कहा, मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूंगा। ये सुनकर इसके पहले कि नौजवान चारपाई से उठ खड़ा हो गया, ने कहा, तुम तो बिरादरी के हो, घर पर आ गए हो तो शरबत पी कर जाओ। शरबत नहीं तो दूध ही सही। अच्छा, दूध भी अच्छा नहीं लगता तो चाय पी लो। कहकर उन्होंने बेला को आवाज दी। शनिचर जिस मेंढ पर बैठा था उसके एक और खेत था, जिसकी फसल कट चुकी थी और जिसमें नहर का पानी लगा था। दूसरी ओर के खेत में गेहूं की सूखी फसल खड़ी थी, पर उसे चिड़ियों से कोई खतरा था नहीं, क्योंकि खेत में गेहूं के पौधे थे पर पौधे में बालियां थी ही नहीं। किसान ने एक खेत किसान ने यह खेत एक प्रगतिशील आदमी की सलाह से बोया था, इसलिए गेहूं के पौधे बराबर के फासले पर बिल्कुल सीधी लाइन में थे। फसल उगाने पर इस खेत का बड़ा सम्मान भी हुआ था और उसे प्रगतिशील खेती का नमूना कहकर उन अफसरों के निरीक्षण के लिए पेश किया गया था, जो जमीन पर पैर रखना ही नहीं, मेड़ों पर चलना जानते थे। खेत में फसल जब एक एक बलिष्ठ उगाई थी तो पूरा दृश्य बड़ा मनोरम और काव्यपूर्ण हो गया। मुआयना करने वाले अफसरों को उसने मार गिराया। 2-3 महीने तक वे वहां नियमित रूप से आते रहे और चिड़ियों की तरह कतार बांधकर कतार में लगे हुए गेहूं को देखते रहे। फिर चूंकि गेहूं की कतार देखी जा सकती है और बीज के गुणदोष और खाद की मात्रा और पानी का प्रबंध ये सब पहले ही निगाह में देखा नहीं जा सकता, इसलिए किसान और उसके सलाहकार, निरीक्षण करने वाले हाकिम इन बातों के बारे में हमेशा चुप रहे। पकने के समय तक खेत में महत्व की एकमात्र चीज पौधों की कतार भर रह गई थी। खाद, बीज और पानी का कहीं जिक्र था नहीं, इसलिए खेती की अप्रगतिशीलता आंख को 2 महीने सुख देकर किसान के लिए शर्म और जगर हंसाई का कारण बन चुकी थी। अब मुआयना करने वाले अफसर लोग भी नहीं आते थे। वे दूसरे प्रकार के कतारों का मुआयना करने के लिए शायद दूसरी ओर निकल जाते। गेहूं की फसल जो बैलों ने इतने परिश्रम से पैदा की थी, बैलों को ही अर्पित हो जाने वाली थी। किसान इस समय शनिचर को अपनी प्रगतिशीलता का इतिहास बताकर अपने सलाहकार को गाली ही देने वाला था कि वो रुक गया। शनिचर पहले ही गाली देने लगा था। गाली देते देते उसकी जबान से कुछ देर तक तुक की बातें निकली। उसने कहा, जमाना बड़ा खराब है, तुम्हें बहका करके चौपट कर डाला। तुम्हें क्या कहें, तुम तो थे पोंगा, चरके में आ गए। हम होते तो कहते, बेटा हम 20 लड़कों के बाप हैं, हम ही को बताने चले हो कि औरत क्या चीज होती है। तुम 7 पीढ़ी से खेती कर रहे हो, या लौंडे तुम्ही को खेती की तरकीब सिखा रहे हैं, जिसे देखो पाँव के नीचे साइकिल दबा लेते हैं और किरकिर करते हुए यहाँ पहुंच आते हैं। चले हैं खेती किसानी सिखाने, समझते हैं कि यह काम भी वैसा ही जैसे गलियां और गलियां। यह गाली देना, कहते हैं कि उन्नतशील खेती के समर्थकों को जैसे वो गाली देता जाता था, उसे उसमें मजा आता था। 10-5 मिनट उसने इस बौद्धिक पद्धति से अपना मनोरंजन किया और उस किसान के दुख को हल्का कर दिया। बाद में स्वाभाविक आवाज में उसने पूछा, सिंचाई कब की थी? किसान ने कतरा कर जवाब दिया, सिंचाई किसने की थी? पूछ में बौछार तो पड़ ही गई थी। सनीचर की आवाज कड़ी हो गई, भाई वो प्रधान है, तुम भी बस क्या कहे, पोंगा के पोंगा ही रहे। उस चिड़िया मुतैन बौछार के सारे तुमने खेत ऐसे ही पड़ा रहने दिया? किसान ने कहा, पानी तो बड़े झर्राटे से गिरा था, तो अब क्यों चिचिया रहे हो? झर्राटे से गेहूं भी अरोड़ डालेगा। कुछ रुककर सनीचर ने फिर पूछा, खाद डाली थी कि नहीं? हाँ, नमक वाली खाद डाली थी, राख वाली। इतने इतने खेत और कहाँ कहाँ डालते फिरे? सनीचर ने बिगड़ कर कहा, तब किसी को क्या कहा जाए, जैसे वो पोंगा वैसे तुम पोंगा। सिपारगंज में जनता को पढ़ाया गया था, लाइन प्रगति का नाम है, यही तरक्की है। हर काम लाइन से करो, लाइन से पेड़ लगाओ, लाइन से सूख जाने दो, बस के टिकट के लिए लाइन में खड़े रहो और जब बस आ जाए राह चली जाओ। दूसरी बस के इंतजार में 10 घंटे लाइन में खड़े रहो, मक्खी मारो, जानवरों को लाइन में बांधो, घूर में लाइन में डालो, जलसे में डंडी लाइन लगाओ, स्वागत गीत गवाने के लिए लड़कों को लाइन में खड़ा करो, गले में माला झोंकने के लिए लाइन खड़े हो जाओ, क्योंकि वो आग से दिखती है और जो आग से दिखती है वही उन्नति है। इसके आगे देखने की और सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि उस काम के लिए दूसरे लोग हैं। एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। शनिचर वहां से कुछ पीछे पड़ता था। पहले खेत की वो मेड़ में नहा रहा था, फिर शायद उसने ज्योमेट्री पढ़ ली
और जान लिया कि त्रिभुज की दो भुजाएं मिलकर तीसरी हो जाती, इसलिए मेड़ छोड़ दी और गन्ने के एक नए उगते हुए खेत को लांघता हुआ कौवे की उड़ने वाली लकीर को पकड़े हुए सीधे सनीचर की ओर आने लगा। एक बार उसने अकड़ कर अपने दाईं ओर देखा और उस कार्रवाई में उसके कंधे से अंगोछा जमीन पर गिर पड़ा। वो निश्चित चाल से 7-8 कदम आगे बढ़ाया, फिर उसने पीछे मुड़कर जमीन पर गिरे हुए अंगीछे को देखा। सिर्फ देखकर वह पीर पूर्वक आगे बढ़ने लगा। उसने जोर से आवाज लगाई, गिरधरिया। 3 बार किया गिरधरिया। लगभग 150 गज पर खड़े हुए एक चरवाहे ने, जो एक लंबी लाठी को ही हीरे के वजन पर धारण किए था, ललकार कर जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, अंगोछा गिर गया, उठाकर दे जा, मैं वहां सनीचर के पास खड़ा हूँ। सनीचर को तब मालूम पड़ा कि ये छोटे पहलवान है और उसकी ओर आ रहे हैं। छोटे पहलवान ने आते ही सनीचर से कहा, यहाँ पर बैठे बैठे क्या उखाड़ रहे हो? वहां बैद जी घंटा भर से तुम्हारी राह देख रहे हैं। सनीचर ने जमाई लेकर कहा, क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं? हमको तो यहाँ प्रधानी बड़ी वाहियात चीज लगी। सवेरे से मारे मारे घूम रहे हैं हम। सनीचर की बात से ना तो वह किसानी प्रभावित हुआ, ना छोटे पहलवानी। दोनों समझ लिए कि वो बक रहा है। पर जिस तरह कोई नौकरी पेशा लोगों की आदत बिना प्रभाव की चिंता की अपनी ईमानदारी के किस्से सुनाते रहने की होती है, सनीचर भी प्रधान की परेशानियां गिनाने लगा। छोटे पहलवान ने अचानक उसे टोककर कहा, चलो इतनी रंगबाजी बहुत है। अब जो है सीधे बैद जी के दरवाजे चलो, वहीं अपना नाटक दिखाना, यहाँ हमको मत दिखाओ। सनीचर कुछ हिचक के साथ बोला, हम तो यहाँ अपने खेत में नल का पानी लगाए बैठे थे। ईख बोनी है, कुछ रुक कर जाने वाले थे। खेत बैद जी का था, जिसे इस साल उन्होंने सनीचर को बो लेने की इजाजत दी थी। छोटे ने सिर उठाकर कुछ देर देखने की कोशिश की, बोले, नहर के पानी का आज तुम्हारा नंबर तो था नहीं, कल रात को चुरैया के खेत में लगा था। सनीचर ने कहा, पहलवान प्रधान बनकर हमें पर लंगर लगाओगे? कम से कम इतना तो रहने को, जब जरूरत पड़े अपना खेत तो सींच लें। फिर इत्मीनान से भविष्यवाणी की सिंचवा देंगे, चुरैया का खेत भी सिंचा देंगे, एक ही दिन में कौन मारा जाता है। छोटे पहलवान खेत की मेड़ पर बैठ गए। उनके बैठने के ढंग से प्रकट था कि वे कुछ देर बैठेंगे। सनीचर की पीठ को हाथ से ठेलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बड़बड़ा कर खड़ा हो गया। छोटे ने कहा, अब सीधे दुल की चाल में बैद जी के घर तक चले जाओ, और नहर का पानी लेना हो तो चुरैया के खेत का नंबर काट कर ना लो। असल बाप की औलाद हो तो किसी दिन रामादीन के खेत से पानी काटना। सनीचर ने चलते चलते कहा, वो भी होगा, जरा दिन बीतने दो, तब देखना क्या क्या होता है। होगा क्या घंटा? रामादीन तो एक दिन सिंचाई भी कर चुका है, पहलवान ने अनादर से कहा। अरे सनीचर, बहुत नाहक हो। यहाँ चुनाव की मार नहीं, लठ की मार की जरूरत है। तुम्हारे उखाड़े एक मूली तक ना उखड़ेगी। तो उसने कहा, हमें एक दिन के लिए प्रधान बना दो। यानी छोटे पहलवान ने, तब देखो सारे दुश्मन का निकलना बैठना बंद कर देंगे। मगर तुम तो ससुरे गांधी महात्मा बने हो, रामाधीन से हंसकर नमस्कार करते हो। नमस्कार करना ना जाने कहाँ से सीखा है हो। अपने बाप से बोलते हुए हवा खिसकती होगी और पानी चुरैया के खेत से काटते हो। सनीचर को उस किसान के सामने ये घरेलू बात सुनने में अड़चन हो रही थी, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेंट की डांट खा रहा हो। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। कुछ उसी पोज में उसने अपने चेहरे को निर्विकार बनाने की कोशिश की। उसके बाद अंडरवियर के दोनों भागों पर अपने हाथ समानांतर ढंग से घिसता हुआ वो दुल्की से भी आके सर पर चाल गांव की तरफ चल दिया। शिवपालगंज में खबर फैल गई कि पुराने दरोगा जी, जो वैद्य जी के नाराज हो जाने से यहाँ लद चुके हैं, आज जोगनाथ से माफी मांगने के लिए आज आए हुए हैं और वैद्य जी की बैठक में मौजूद है। खबर काफी हद तक सही भी था। वे इस समय वैद्य जी की बैठक में थे। टेरिलियन की वो शर्ट, सुनहरा चश्मा, उमेठी हुई मूछ। इस समय वे किसी ऐसे तालुकेदार जैसे दिख रहे थे जो बहुत सी बेसहारा नौजवान लड़कियों की हमदर्दी में अपना इलाका छोड़कर शहर में रहने चला आया हो। उनका डील डोल काफी रौबीला और गौरवपूर्ण था, पर आंखों में रसिकता भी थी और लगता भी था कि जरा सा प्रोत्साहन मिलते उर्दू का कोई आशिकाना छेड़ देंगे। रूपन बाबू आजकल प्रिंसिपल के खुले विरोधी हो गए थे और प्राय खन्ना मास्टर के घर पर बैठे रहते थे। रंगनाथ हर तीसरे दिन शहर वापस लौटने की बात करने लगा था और कभी कभी वो भी खन्ना मास्टर के यहाँ जाता था। बद्री 3 दिन पहले आसपास के जिलों का चक्कर लगाने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनके 2-3 चेले अपने भोलेपन के कारण राजनी और डकैतों के मामले में गिरफ्तार हो गए थे। इस समय वैद्य जी की बैठक पर वैद्य जी, दरोगा, जोगना, छोटा पहलवान, कबाब, चौकुसार यही थे। इस थाने से तबादला हो जाने के बाद दरोगा को कई तकलीफें हुई। एक तो यह कि उनकी जगह यहाँ जो थानेदार आया वो अब तक सब चौपट था, पर कोई बात नहीं, सब ठीक हुआ जाता है कि सिद्धांत का अनुयायी था। इसलिए पुराने दरोगा जी पर ही इस थाने पर कई मामलों को लेकर जांच चल रही थी। जांच का चलना एक कष्टकर घटना है, बिना अनेस्थीसिया के ऑपरेशन की तरह, चाहे उसका अंत कॉफी हाउस की बहसों की तरह, बिना किसी नतीजे के हो। इस समय विभाग की ओर से दरोगा जी की अच्छी रगड़ंत हो रही थी।
दूसरी तकलीफ गाय को लेकर थी। शहर में पहुंचने पर पता चला कि उनके भाई मिलिट्री फार्म पर काम तो जरूर करते हैं और गाय को वहां रखकर फोकट के चारे की व्यवस्था भी करा सकते हैं, पर इस समय उनके यहाँ भ्रष्टाचार निरोध का अभियान चल रहा है और उनकी हिम्मत नहीं कि वे गोमाता की सेवा का भार उठा सके। गली के मकान में रहते हुए दरोगा जी को रोज सोचना पड़ता था कि गांव के गाय के साथ कैसा सलूक किया जाए। तीसरी मुसीबत जोगनाथ के दावे ने पैदा कर रखी थी। उसने उन पर सिविल जज की अदालत में 8,000 रुपये हर्जाने का दावा भी किया था और बात के अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे कि प्रतिवादी ने वादी पर चोरी का झूठा जुर्म लगाकर उसे हानि पहुंचाने की नीयत से उस पर झूठा मुकदमा चलाया। उसे लगभग 2 महीने हवालात में रखा गया, जिससे उसकी पूरे समाज में बेइज्जती हुई और उसके व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा। इस सब का हर्जाना कई लाख रुपए होते हैं, पर प्रतिवादी की हैसियत से उतना हर्जाना देने का नहीं, इसलिए उस पर केवल प्रतीक रूप में 8,000 रुपये हर्जाने का दावा किया गया था। दरोगा जी की हैसियत को गिराकर उसे जिस नुक्ते पर जोगनाथ ने फिट किया था, उससे उन्हें कोई उलझन तो नहीं थी। उलझन का कारण पूरे मामले में जनता की दिलचस्पी थी। उस शहर में लगभग आधे दर्जन हिंदी और उर्दू के चिथड़े निकलते थे, जिन्हें वहाँ साप्ताहिक पत्र कहते थे। चिथड़े उड़ने वाले कुछ अर्धशिक्षित लोग थे, जो अपने को पत्रकार कहते थे और जिनको पत्रकार लोग सोहदा कहते थे। इन चिथड़ों में प्रायः अदालतों की नोटिशें और सड़क की घटनाओं का वृत्तांत होता। साथ ही निश्चित रूप से प्रत्येक चित्र में किसी अफसर के जीवन की ऐसी घटना का विवरण होता, जिसमें एक पात्र तो स्वयं होता और शराब की बोतल, छोकरी, नोट की गड्डी, जुआ या दलाल। ये चित्र अदालतों और अफसरों की दुनिया में बड़े गौर से पढ़े जाते और उन स्रोतों में हिंदी उर्दू पत्रकारिता के खतरे भी दलील में होते। कभी कभी अचानक किसी अफसर के जीवन वृत्तांत का खंडन भी होता था, जिसे पता चलता था कि संपादक ने अमुक तिथि के चित्रण में छपी हुई घटना की स्वयं जांच की और पाया कि उसमें कोई सत्य नहीं है। उन्होंने उस समाचार के छपने का खेद भी है। जिस अफसर के पक्ष में इस तरह का खंडन छपता था, वो अपने साथियों से मुस्कुराकर कहता था, देखा। और उसके साथी उसके पीठ पीछे कहते थे कि संपादक जी इसे भी दुए बिना माने नहीं। और इस तरह से साहित्य और शासन का संपर्क दिन पर दिन गाढ़ा होता। वे इसी तरह के एक चित्रण ने दरोगा जी के खिलाफ जोगनाथ के दावे की खबर घसीट कर अपने मुख पृष्ठ पर उछाल दी और खबर को कोई बासी न कहे, इस उद्देश्य से उसमें कुल दिलचस्प तब्दीलियां करके दूसरे चित्रण ने उसे कई बार कई ढंग से छापा। अभी मुकदमे की पहली पेशी भी नहीं पड़ी थी, पर उन्होंने देखा कि पत्रकारों के साथ ही उनके महकमे वालों की दिलचस्पी उनमें बढ़ गई है। वे अपने क्लब में जाते थे तो उनके साथी उन्हें व्याख्यान देते, जिनका निष्कर्ष ये था कि जमाना खराब है, टके के आदमी भी 30 मार खा हो गए हैं। अब नौकरी करने का वक्त नहीं रहा और तुम तो बड़े समझदार हो, इस झमेले में कैसे फंस गए। इन्हें साथियों से इतनी हमदर्दी मिलती है कि उनका रास्ता चलना मुश्किल हो गया। और जब सभी कोरस बांध कर कहने लगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, एक दिन उनके एक बुजुर्ग शुभचिंतक ने उन्हें राय दी कि तुम भी अजीब आदमी हो, ये मुकदमे का पुच्छल्ला लगाए हुए इधर उधर घूमते रहते हो, जाकर किसी ही कारण से उसे दफन क्यों नहीं कर देते। इसके बाद ये वैद्य जी की शरण में आए। वे लोग चुपचाप बैठे थे। जो बात होनी थी वो शायद हो चुकी थी। दरोगा जी अपने मनोहारी रूप में थे ही खामोशी तोड़ने के लिए कुसार ने बोला, क्यों जी, तुम्हारा और छोटे का झगड़ा अब भी होता है। कुसर ने कहा, नहीं दरोगा साहब, अब देह शिथिल पड़ गई है, वो पहले वाली बात नहीं है। तो क्या लड़की की माँ चुपचाप झेल लेते हो कुसर। बताया तो आपसे, अब वो बात नहीं रही। कुसर ने वैजी से कहना शुरू किया, आपको तो मालूम ही है, होली के पहले उसने कुछ तू तड़ाक वाली बात की। इस पर मैंने उसे एक छड़ी मार दी। उसने क्या किया कि मुझे उठाकर आंगन में फेंकने के लिए झूला जैसा झुलाया, पर न जाने क्या सोचकर मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं लत से चारपाई पर चू पड़ा। अब क्या हुआ, दोपहर को उसने मुझे कहा कि देखो, अब तुम्हारी देह कमजोर हो गई है, पहले वाली बात नहीं रही। मैंने तुम्हें पटकने के लिए उठाया था, तुम पुआल जैसे उठ चले। अब मेरे आंगन में तुम्हें फेंकना चाहा पर फेंका नहीं। उस दिन से ये हुआ कि अब एक दूसरे के मुंह नहीं लगते। छोटू कहता है कि मरना हो तो अपनी मौत मरो अपने भरोसे, नाम तुम्हारे जीने में ना तुम्हारे मरने में। मैं जी पूरी घटना सुनकर बोले, मेरे सामने उस पापी का नाम तक न लेना, नीच अपने पिता ही पर हाथ उठाता है। कुसा ने एक बुजुर्ग जैसे दूसरे बुजुर्ग से बात करता है बिना हिचक का, धन्य हो महाराज, इतनी देर तक उसका किस्सा सुनते रहे तब नहीं बोले। वे पूरा हाल जानेंगे तो छोटू का नाम तक नहीं लेना, धन्य हो पूरे नेता हो। बेजी इस तरह हंसे कि दरोगा जी जान गए कि कुसार उनका अपमान उनकी इजाजत से ही कर रहे हैं। हंसते हंसते उन्होंने जोगनाथ की तरफ देखा। जोगनाथ ने देख लिया, उनकी मूछें तो हंस रही पर आंखें नहीं। जोगनाथ ने खंगार कर कुसार से कहा, ये पंडित कुसार, छोटू न तुमको जुतियाना छोड़ दिया तो उसे बिल्कुल ही बेलगामा न बन जाओ, यानी बेलगाम ना बन जाओ। वैद्य से तो ठीक से बात करो, इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बात करते घूमे तो कभी शेर पर सवा शेर तुमको मिल ही जाएगा। बेजी फिर इसी तरह हंसे, जिससे प्रकट हुआ कि गुसर का अपमान भी उनकी इजाजत से हो रहा है। गुसर ने सिर्फ इतना ही कहा, जेहल से बहुत कुछ सीखाए हैं, पर अपनी उम्र वालों में खाओ खेलो, हमारी बैजी की बात है, इसमें तुम क्यों टिल्ल मिल करे हो।
अचानक दरोगा जी ने कहा, "बैद जी, मेरी बस का टाइम हो रहा है, तो जैसे बताइए वैसे करो।" बैद जी उनकी बात पर छूटते ही बोले, "आप प्रतिवादी हैं, योगनाथवादी हैं। इस समय आप लोग एक-दूसरे के समझ से स्वयं बात करके मामला सुलझा लो। नवयुवकों की बातों में मैं क्या कह सकता हूँ?" योगनाथ ने कहा, "महाराज, ये कोई मेरा अपना मामला नहीं है, सिपालगंज की इज्जत का मामला है, इसलिए गाँव से भी अपनी तरफ से मुकदमेबाजी में खर्च कर रही है। सुलह भी गाँव सभा के प्रस्ताव पर होगी। मैं तो दरोगा जी से तब भी छोटा था, अब भी हूँ। हाकिम हाकिम ही रहेगा, पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप जो कह देंगे वही होगा।" दरोगा जी को लग रहा था कि शाम को पोर्चुगल की तरह उनके मूछें उखाड़कर मुरझाकर नीचे झुकी जा रही है, पर मोम लगाकर मूछें उपड़ने से यही फायदा होता है कि भावुकता के कारण ऊंची नीची नहीं होती। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बैस जी जोगनाथ से बोले, "तो गांव सभा में ही छोड़ दो बात को, सनीचे से बात कर लो। इतने बड़े अग्रिम शहर से यहाँ तक दौड़े आए हैं, मामला खत्म करा दो।" दरोगा जी के मत्थे पर झुर्रियाँ उभर आई। बोले, "सनीचर, ये कौन है?" "अरे, आप नहीं जानते होंगे, उनका नाम है मंगल प्रसाद, हमारे प्रधान है। उधर वह उनकी दुकान है, आप वहीं जाकर बात कर लें।" बैस जी आदर से बोले। कुसर ने कहा, "कल के जोगी चूतर तक चाटा, सनीचर को देखो, देखते देखते मंगल प्रसाद बन गए। धन्य हो गुरु महाराज, सुलह करानी हो तो सनीचरा को यहीं बुला लो।" वैद्य ने गंभीरता से कहा, "पद की मर्यादा रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनाने के बाद गांधी जी नेहरू जी का कितना सम्मान करते थे। पारस्परिक संबंध की बातें दूसरी है, किंतु लोक व्यवहार में पद की मर्यादा बड़ी होती है।" दरोगा जी की हिम्मत बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, दोहराया, "वहीं दुकान पर जाइए, प्रधान जी आ गए होंगे।" शनिचर अपनी दुकान के केबिन में बैठा हुआ दरोगा जी और जोगनाथ की प्रतीक्षा कर रहा था। खेत से वापस आते ही उसे गजही पद्धति से मालूम हो गया था कि जोगनाथ के दावे पर दरोगा की हवा खिसक गई। वे लुहाते ही यहाँ आ गए हैं। उन्हें कड़ाई से खींचना चाहिए ताकि सबक रहे कि सिवालगंज में बड़े बड़े दरोगा लोग ची बोल जाते हैं और फिर वो घटना वक्त जरूरत काम आते हैं। शनिचर ने दरोगा जी की प्रतीक्षा करते करते भंग को 4-5 पुड़िया भांग की ले ली। फिर वो एक पुड़िया किसी राह चलते आदमी को, जो गांव पंचायत का मेंबर था, यूं ही दे दी। उसने पूछा, "इसका क्या किया जाए?" उसने कहा, "रख लो, दरोगा जी की पीढ़ी पोलने वाली है, बोला जाए तब भंग भोज कर लेना। भंग हमारी, बादाम पिस्ता शक्कर दूध सब तुम्हारा।" पंच ने बुढ़िया धोती को टेंट में कोस ली, मुस्कुराकर कहा, "प्रधान जी, हम ही पर दांव लगा रहे हो। ठेके की भंग में क्या रखा है, असली कीमत तो बादाम पिस्ते की है।" सनीचर ने इतना मुंह बनाया जैसे उसे अपनी उदारता पर इस आक्षेप से सख्त इतराज हो। उसने कहा, "पुड़िया तो रख लो, तुम्हें क्या काटे जा रहा है? दरोगा जी की पीढ़ी बोलने दो, उसे बाद ना होगा तो गांव सभा की तरफ से भंग भोज करा देंगे।" पंच ने कहा, ₹25 घुस जाएगा। कहा, "घुस जाने दो, पंचायत मंत्री इस खर्चे पर एतराज लगाएगा।" सनीचर ने जल्दी से कोशिश करके अपने को गुस्से में डाला। कहा, "यही कोऑपरेटिव यूनियन में 10 साल से रोज शाम को भंग भोज करता आ रहा हूँ, किसी साले ने एतराज नहीं किया। गांव सभा के भंग भोज में कोई क्या खाकर एतराज करेगा?" पंच ने तर्क का रास्ता छोड़कर सिद्धांतवादिता का सीधा और तर्कहीन रास्ता पकड़ा। सिर हिलाकर बोला, "पर ये बात ठीक नहीं है, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती।" सनीचर ने आंखें तरेर कर कहा, "तुम सब लंट हो, कुछ बाहर का भी हाल जानते हो? बड़ी बड़ी चुंगियों में हजारों की दावतें होती है। तुम समझते हो कि मैं ऐसे ही बक रहा हूँ? अरे तनिक उस रंगनाथ से पूछ लो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि राजकाज में कितना खर्चा होता है। यहाँ हम गांव सभा के भंग भोज में ही पिलपले हुए हैं। गिलहरी के सिर पे महुआ चू पड़े तो समझे कि गाज गिरी है।" दरोगा जी और जोगनाथ आते हुए दिखाई दिए। शनिचर ने पहले कमीज उड़ाकर पहनना चाहा। कमीज चुनाव के बाद बनी थी और वैजी के हुक्म से खास खास मौकों पर पहनी थी। फिर न जाने क्या सोचकर उसने उसे जो है चावल की टोकरी पर रख दिया, यानी कमीज उठाया और उसको वहीं पर रख दिया कि नहीं पहनेंगे। फिर नंगे बदन पर एक बार हाथ फेरा, चुटिया से पैर अच्छी तरह छितरा ली और अंडरवियर को ऊपर खिसका कर जांघों को उद्यम तक खींच लिया। इसके बाद अवधूत शैली में वो दरोगा जी का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, यानी किसी काल्पनिक ग्राहक के लिए तराजू पर कुछ सौदा तौलने लगा। जोगनाथ ने आते ही कहा, "प्रधान जी, दरोगा जी आए हैं।" सनीचर ने दरोगा जी के सिर के ऊपर निगाहें फेंकते हुए कहा, "कहाँ है?" "अरे यही है।" सनीचर ने सामने पड़ी बेंच की ओर इशारा करके उनसे रुखाई से कहा, "बैठो दरोगा जी, आप बिना वर्दी के थे, पहचाने में कोई दिक्कत हुई होगी।" दरोगा जी बेंच पर बैठ गए। उनकी धूल झाड़ना उन्होंने नीति के विरुद्ध समझा। उनके बगल में जोगनाथ भी बैठ गया। अब दोनों के हाथ में सिर्फ गांजे की चिलम भर पकड़ने का काम था। इसे छोड़कर अवधूत का दरबार सब तरह से भरा पूरा था। दरोगा जी ने बताना शुरू किया कि सनीचर जैसे प्रधान के हाथ में सिपालगंज बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने खेद प्रकट किया कि अपनी तैनाती के दिनों में सनीचर से जान पहचान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, जोगनाथ को कुछ गलतफहमी हो गई, जिससे उन्होंने एक दावा ठोका है। सनीचर ने बात टोकर कहा, "गलतफहमी? ये कौन सी चिड़िया है? आप अंग्रेजी छोड़कर देसी बोली बताइए। हम देहाती आदमी हैं, कुछ ऐसी बोलिए कि बात समझ में आ जाए।" दरोगा जी की मूंछों पर जमे हुए मोम ने उनकी इज्जत बढ़ाई। उठी मूंछों की छत्रछाया में आवाज को बहुत मीठा बनाकर उन्होंने समझाया, "जोगनाथ को कुछ भरम हो गया है।" सनीचर ने कहा, "भरम? भरम हो गया है तो इसी मुकदमे में साफ हो जाएगा। 4 पे इसी बात पता चल जाएगी भरम किसको है।"
दरोगा जी ने बेंच पर कोई भी कसमकस दिखाए हुए घड़ी देखते हुए बोले, देखिए प्रधान जी, आप यही समझ ले कि भरम मुझको हुआ था। गलती मेरी थी। मुझे मेरी शहादत देखे बिना इस मुकदमे में हाथ नहीं डालना चाहिए था। मैं अब सुलह करने को तैयार हूँ। आप जो सही समझे वही कराएं। जोगनाथ मुस्कुराया, पर सनीचर ने गंभीरता के साथ कहा, क्या कहते हो जोगनाथ? मुझे क्या कहना है? मैं तो तब भी गुंडा था, अब भी हूँ। कहना सुनना तो तुम्ही को है। वैसे मेरी राय पूछते हो तो अभी सुन लो। दरोगा जी कह रहे हैं उसी को लिख कर दे दें, मामला खत्म समझ लिया जाए। दरोगा जी कुछ नहीं बोले। सनीचर बोले, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, मैं बताऊंगा दरोगा जी, चलिए भाई जी से बात भी कर ली जाए। दरोगा जी ने कहा, उनसे तो मैं बात कर चुका हूँ। वे कहते हैं कि मामला गांव सभा के हाथ में है। जोगनाथ का मुकदमा गांव सभा ही लड़ रही है। उनका कहना है कि मुकदमा वापस लेने का फैसला आप करेंगे। वह जी तो गांव पंचायत के मेंबर भी नहीं है। हाँ, सो तो ठीक है। सनीचर ने हवा मारते हुए कहा, फिर होकर बात जोड़ी, फिर से बैच जी से बात कर लीजिए। पर वो तो कहते हैं कोई मेंबर तक नहीं है। शनिचर ने चावल की टोकरी से कमीज निकाल कर छोर से फटकारी। धूल उड़ी, पर दरोगा जी ने नाक तक नहीं सिकोड़ी। कमीज पहनते हुए बोले, चलिए चलना तो उसी दरबार में है। उस दिन शाम होने पर गांव सभा की ओर से भंग भोज हुआ। गादी चबूतरे पर कई सिले एक साथ खटकने लगी। धूल धक्कड़ में भंग की बिसाई हुई कहीं भंग नशा करने से इनकार न कर दी। इस खतरे को दूर करने के लिए उसमें धतूरे के कुछ बीज भी मिला दिए। बादाम, पिस्ता, काली मिर्च, इलायची और 10-20 तरह की ना पहचानी जाने वाली जिसमें पेस्ट कर डाली गई। इस मिक्सचर को दूध और पानी में घोला गया और देखते ही देखते कई बाल्टियां ओपन चली। बंदर की तरह उछलकर सनीचर ने पहले एक गिलास भंग पास एक पेड़ के नीचे रखते हुए शिवलिंग पर चढ़ाई और उसी के साथ वो भंग से संबंधित सैकड़ों सूक्तें और प्रार्थनाएं जबानी पढ़ने लगा। पुराने जमाने का अशिक्षित आदमी भी आज के शिक्षित के मुकाबले कितना ज्यादा जानता है, इस भावना से लोगों ने तारीफ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। फिर भंग मटने लगा। न जाने कितने लड़के गांधी चबूतरे के पास जमा हुए। उनकी आंखों से कीचड़ बह रहा था, मुंह से लार टपक रहे थे। पेट लगभग सभी के निकले हुए थे और ये स्पष्ट था कि उनके घरों में खाने की कमी नहीं है। उनके घरों में खाने की कमी नहीं है। लड़कों की आवाज चिचियाती हुई, कभी घबराती हुई निकलती थी। भंग पहले इन्हीं लड़कों में बंटनी शुरू हुई और दूध का स्वाद भले ही न जानते हो, भंग का स्वाद बहुत बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। उसी रात जोगनाथ ने शराब खाने पर खास खास लोगों को दारू का भोज भी दे दिया। उसमें मुख्य अतिथि उस आदमी को बनाया गया जो कुछ दिन पहले पड़ोस के गांव में हत्या के जुर्म से बरी होकर आया था। उसकी उपस्थिति में वातावरण पहले ही बड़ा सम्मानपूर्ण और शांत रहा। बाद में जब एक आदमी ने फौजी भाषा में कहा, सोते हुए इंसान को बकरे जैसा काट डालना बहादुरी नहीं है, जवानी चिकवे का काम है, तो वातावरण की शांति दुम दबाकर किसी सुराख में घुस गई थी। तुमने कभी कोई बकरा काटा है? मुख्य अतिथि ने पूछा। हम चिकवा नहीं है। मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ, मुख्य अतिथि ने अपनी बात दोहराई। तुमने कभी कोई काटा है? वो अपनी चुगड़ पर निगाह टिकाकर बहुत धीमी और सीधी आवाज में बोल रहा था। उसने जब अपनी बात दोहराई तो कई लोग घबरा गए। उसके पास खिसक आए। किसी ने उसका हाथ छूकर कहा, जाने दो। उसने अपना हाथ झटक कर हटा लिया और तिबारा कहा, तुमने कभी कोई? जाने दो भाई, जो ने जाने दो। लड़ाई शुरू हो गई। लोगों ने इसकी खुशामद करनी शुरू कर दी, पर फौजी भाषा बोलने वाला आदमी भी अब तक वहां पहुंच चुका था, जहां पर हर चीज को तिनका और हर आदमी को भुनगा समझा जाता है। उसने जन साधारण से कहा, इस जवान को दारू चढ़ गया है, इसे उधर कोने में लिटा दो, सिर पर डंडा पानी डाल दो, यानी ठंडा पानी। ये शुरुआती था। चुगड़ और बोतलों की तोड़फोड़ में ज्यादा देर नहीं लगी। फिर वे लोग शराब घर तक पहुंचे। पड़ोस के मकानों में लोग जाग गए थे। थाने पर लोग सो गए थे। रंगनाथ छत पर बरामदे में लेटे थे। उनकी नींद खुल गई। वो थोड़ी देर से चुपचाप लेटे रहे और गांव के एक कोने से आती हुई इन चीख पुकारों को सुनते रहे। बाद में रूपन से बोले, मुझे यहाँ से नफरत हो रही है, मैं कल यहाँ से वापस चला जाऊंगा। रूपन बाबू आज के जलसे में शरीक नहीं होते, पर घर पर उनके पीने के लिए भंग पहुंचा दी गई थी। नींद भरी आवाज में बोले, कहाँ जाओगे दादा? वहां भी इसी तरह के हरामी मिलेंगे, यानी यहाँ के अलावा जहां भी जाओगे वहां भी मिलेंगे। रघुनाथ ने तेजी से कहा, मुझे वहां से भी नफरत हो रही है। रूपन ने करवट बदल कर जमाई लेते हुए कहा, नफरत करने वाले तुम होते कौन हो? कोई इनसे बाहर हो क्या? कहते कहते वे चारपाई पर बैठ गए और बोले, कई दिन से तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो। तुम तो इस तरह बोलते हो जैसे तुम बिलायत से आए हो और बाकी सब काला आदमी जमीन पर रंगने वाला है। सोना हो तो चुपचाप सो रहो, नहीं तो बैठकर रात भर नफरत करते रहो बस। और इतने में ये जो है आपका 30वां अध्याय खत्म होता है। नेक्स्ट हम अध्याय देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।